हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। करते हैं हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका टॉपिक है रक्त परिवहन तंत्र, जिसमें पहला प्रश्न है, रक्त होता है निम्न चार में से रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। यह एक जीवित ऊतक भी है। संयोजी ऊतक होता है और रक्त एक संयोजी ऊतक है जो जीवित होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, उस पर विचार करना है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है 4। पहला, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह यौगिक होता है तथा रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कई अगले क्वेश्चंस भी बना सकता है। जैसे रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जो रक्त का ही कार्य है, जिन्हें सिपाही कहा जाता है, वीर सिपाही की संज्ञा दी जाती है। यह भी एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले से। अगला प्रश्न, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? निम्न चार में से वह कौन सा प्राणी है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो सही आंसर है केंचुआ। केंचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है। कशेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, मतलब हम जब ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 4th ऑप्शन, 120/80। धमनियों में रक्त का दाब की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रकुंचन दाब जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और प्रसारण दाब जिसे डायलिस्टिक प्रेशर कहते हैं। जो सिस्टोलिक है वह 120 mmHg होना चाहिए और डायलिस्टिक 80 mmHg होना चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से रक्त का दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? रक्त का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो यह यंत्र है स्फिग्मोमीटर। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो उस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? अर्थात Hg का मतलब क्या होता है? तो Hg का मतलब होता है मरकरी, पारा। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, अर्थात रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है कि उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, निम्न रक्त वर्ग यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब सबको अपना रक्त प्रदान करने वाला होता है। तो सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है? ये ओ। सही आंसर है दूसरा, ओ। रक्त वर्ग रक्त समूह और सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन एंटीजन नहीं होता, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ाया जा सकता। अर्थात यह यूनिवर्सल डोनर है, यह किसी को भी अपना रक्त प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी ग्रुप का रक्त अपने लिए नहीं ले सकता। अगला प्रश्न है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो ए, बी, सी या कोई भी वर्ग? तो इसका सही आंसर है कोई भी वर्ग। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राहक होता है। अगला प्रश्न,
रक्त समूहों की खोज की। निम्न में से किसने रक्त समूहों की खोज की? तो इसका सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, बंदर से, मानव से, चूहे से। तो इसका सही आंसर है बंदर से। RH का फुल फॉर्म होता है रीसस फैक्टर। यह रीसस नामक मंकी से लिया गया है, अर्थात बंदर से लिया गया है। उसके ब्लड को सर्वप्रथम एक्सपेरिमेंट में उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 टू 7.45। अगला प्रश्न, प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है, मतलब एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन एंटीजन वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो संक्रमण से रक्षा करता है WBC, वाइड ब्लड कॉर्पल्स। इसका फुल फॉर्म होता है, सही आंसर है WBC। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? यह होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रक्त कणिकाएं या रुधिराणु होते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न, मानव रक्त की श्यानता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में RBC तथा WBC या उपरोक्त सभी। तो रक्त में प्रोटीन की वजह से रक्त श्यान होता है। अगला प्रश्न, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या सेप्टिमिसिया। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वह हमारे शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है। यदि श्वेत रक्त कणिकाएं जो संक्रमण से बचाव करती हैं, यदि हम इनकी संख्या शरीर में बढ़ाने की कोशिश करते हैं या ये इनकी संख्या अत्यधिक हो जाती है तो यह कैंसर का रूप ले लेती है जिसका नाम होता है ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। रक्त का कैंसर कहा जाता है उसे। ल्यूकीमिया को रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर कहते हैं जिसमें WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, यह होता है प्लीहा में। अगला प्रश्न, यह डिस्क्रिप्शन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है, इसके बाद प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है, मतलब RBC की बात हो रही है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है और लिम्फोसाइट्स WBC के रुधिराणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो यह हृदय धमनियां कहलाती हैं। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं जो कि शुद्ध रुधिर को हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जबकि फुफ्फुस धमनियां हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है, तो यह एंजाइम होता है थ्रोम्बिन एंजाइम। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है,
तो प्लाज्मा में जल का 90% होता है। अगला प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति होती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति होती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। रक्त का कुल परिमाप होता है, पहला 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 9/13 भाग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग इन 4 में से दंतवल्क होता है या इनेमल। शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क इनेमल है, जो कि दांत के शिखर पर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।